क्या मायावती बीजेपी की बी टीम है? ये सवाल तब से ज्यादा चर्चा में आया जब से हरियाणा में कांग्रेस को झटका लगा है और इस झटके के पीछे कई सारी वजहें गिनाई जा रही हैं। इनमें से एक वजह बसपा इन लो गठबंधन को बताया जा रहा है। दरअसल हरियाणा में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को अप्रत्याशित तौर पर हार का सामना करना पड़ा। तमाम एग्जिट पोल फेल हो गए और इसका ठीकरा बसपा के मत्थे पे भी मढ़ा जा रहा है। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि इनलो और बसपा गठबंधन को इस चुनाव में 6% वोट मिले, जो कि जाट और दलित वोटों का कॉम्बिनेशन है और ये वोट कांग्रेस अपने पाले में लाना चाह रही थी। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि 4 वो सीटें हैं जिन पर सीधा इस गठबंधन ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। दरअसल ये वो 4 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के जीत और हार का जो अंतर है उससे बसपा के जो प्रत्याशी और इन लोग गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसके वोट का मार्जिन कहीं अधिक है। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और ये सवाल लगातार खड़े होते हैं जब भी बसपा किसी चुनाव में जाती, वो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, ये टैग बसपा के साथ जोड़ दिया जाता है। आज हम इस पर ही बात करेंगे कि आखिर बसपा कैसे काम करती है, क्या दलित वोट है और क्या वो बीजेपी की बी टीम है। इन तमाम सवालों पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएनयू में लैंग्वेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर गंगा सहाय मीणा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यूपी तक पर। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे सवालों का सवाल जवाब शुरू करूं उससे पहले एक बयान जरा हम मायावती का सुनवाते हैं आपको। वो ये कह रही हैं कि जो हरियाणा में हुआ वो आगे भी ऐसा परिणाम आ सकता है और वो ये कह रही हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र में भी हम चुनाव लड़ेंगे। ऐसी ये स्थिति जो अभी आई है, खास तौर से हरियाणा में, ऐसी ये स्थिति आगे भी पैदा हो सकती है। इसलिए अभी से ही हमें या अपनी रणनीति में भी अब हमें थोड़ा बदलाव करना होगा। क्या करेंगे वक्त आने पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। इस प्रकार से इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब हमें दिल्ली में यहाँ जल्दी ही होने वाले, महाराष्ट्र में भी होंगे वैसे तो चुनाव और झारखंड में भी होंगे, हम इन तीनों स्थानों पर चुनाव लड़ेगी हमारी पार्टी। तो सर हमने मायावती को सुनवाया, लेकिन मैं सवाल आपसे ये पहला सवाल स्पष्ट सवाल है, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या बसपा बीजेपी की बी टीम है? मेरे ख्याल से इस सवाल को ऐसे समझना चाहिए कि छोटी पार्टियां क्या बड़ी पार्टियों को नुकसान पहुंचाती है, और अगर पहुंचाती है तो उनको हम कैसे देखें। और जब कोई नई पार्टी अस्तित्व में आती है तो हमेशा समान विचारों वाली पार्टियां ये संदेह जताती है कि इस पार्टी के अस्तित्व में आने से उनकी सामाजिक न्याय की या जो भी लड़ाई वो लड़ रहे हैं वो लड़ाई को नुकसान पहुंचेगा। इस तरह से तो फिर नई पार्टियां कभी अस्तित्व में आ ही नहीं पाएंगी। नई पार्टियां अस्तित्व में आनी चाहिए, आती हैं, और वो जब अपनी उपस्थिति दर्ज करती है तो निश्चित तौर पर उससे जो मौजूदा ताकतवर पार्टी है उसको नुकसान भी पहुंचता है। लेकिन इसके आधार पर किसी को किसी एक पार्टी की बी टीम नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि आप किसी दूसरी मजबूत पार्टी को हराने के लिए, खासतौर पर जब लोकतंत्र को संकट की बात चारों तरफ हो रही हो, ऐसे में अगर विभिन्न पार्टियों के समान विचार हैं तो उन पार्टियों को किसी लोकतंत्र विरोधी पार्टी को हराने के लिए या किसी भी सामूहिक मुद्दे के लिए एकजुट होना चाहिए। और उस एकजुट होते वक्त उनके बीच में इतनी आप कह सकते हैं कि एक विशाल हृदय होना चाहिए जिससे वो एक दूसरे को इनकॉर्पोरेट कर सकें, एक दूसरे की मांगों को मान सकें, उनके साथ में न्यायपूर्वक वितरण कर सकें, और तब मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए जहां पर सभी एक विचार वाली पार्टियां एक साथ हो सकें। और वो किसी जो विरोधी विचार है, वो विरोधी विचार आज भाजपा है, कभी कोई और विचार हो सकता है, उस विचार को वो निश्चित तौर पर मिलकर के ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में इन पार्टियों के समान विचार हैं, खासतौर पर सामाजिक न्याय पर। क्योंकि ज्यादातर जो वोट काटने की बात हो रही है इसलिए हो रही है कि भाई कांग्रेस जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, बहुजन समाज पार्टी के मुद्दे भी उससे मिलते जुलते मुद्दे हैं, फिर वो अलग अलग चुनाव लड़ करके एक दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस दृष्टि से तो ये देखा भी जा सकता है कि भाई ठीक है कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है, तो
कांग्रेस से या और दूसरे दलों से भी समान विचारों वाले दूसरे छोटे दलों को भी नुकसान पहुंचता है। वो जो अपनी अपनी राजनीति स्थापित कर सकते हैं जी। तो वो स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो इसको कई पहलू है इस प्रश्न को देखने के, उन सभी पहलुओं पर हमको बात करनी पड़ेगी। और अभी शायद ऐसी जरूरत थी जिसमें कि हम जो ये मानते हैं कि सामाजिक न्याय की पार्टियों को एकजुट होकर के मुकाबला करना चाहिए, एकजुट एक साथ खड़े होना चाहिए। और अगर वे एक दूसरे का ही विरोधी हो जाएंगी, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगी, तो इससे हारे जीते कोई भी, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई को नुकसान पहुंचेगा। तो जो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसी दो पार्टियां आमने सामने आती जिनकी विचारधारा एक है तो कहीं ना कहीं एक पार्टी को नुकसान होगा और आप उसे बी टीम नहीं कह सकते। लेकिन एक सवाल और ये भी है मेरा सीधा सीधा कि क्या बसपा सिर्फ बसपा क्या दलितों की पार्टी है? क्या मायावती दलितों का प्रतिनिधित्व करती है अगर मैं वोट शेयर्स की भी बात करूं, या सिर्फ वो जाटव वोट का ही अब एक तरीके से पार्टी बची है? क्योंकि सीएसडीएस का डेटा ये कहता है कि 2024 का जब चुनाव हुआ लोकसभा का तो जाटव वोट 44% जाटव वोट बसपा को मिला, लेकिन जो नॉन जाटव वोट है वो सिर्फ 15% मिला है। तो आपको क्या लगता है कि बसपा सिर्फ जाटवों की पार्टी बनकर रह गई है और क्या एक खास रीजन की पार्टी बन के रह गई है? देखिए, बसपा ने अपना अच्छा और बुरा दोनों समय देखे हैं। बसपा एक समय में तमाम वंचितों की पार्टी के रूप में शुरू हुई। सबसे पहले दलितों को एकजुट करना शुरू किया, फिर दूसरे वंचित समूह भी उसमें अपना विश्वास दिखाने लगे। और एक समय ऐसा आया कि जो सिर्फ वंचितों की पार्टी नहीं थी, एक समय ऐसा आया जब वो सर्वजन हिताय की बात कर रही थी, सभी को साथ में लेकर चलने की बात कर रही थी, जिसमें सवर्ण भी शामिल हैं जो कि पारंपरिक रूप से दलितों के दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन या शोषक माने जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा है जब बसपा ने सबको साथ में लिया। आज स्थिति ये हो गई कि बसपा के पतन का ये समय है, बसपा के आप कह सकते हैं कि डाउनफॉल का एक समय है, जिसमें बसपा को अब जब कोई पार्टी कमजोर पड़ती है, जब वो पार्टी मजबूत हो रही होती है तो उसमें सभी शामिल होना चाहते हैं, जब वो कमजोर पड़ती है तो उसमें 10 कमियां हम निकालने लगते हैं। और दलितों में सबसे बड़ी संख्या या एक मजबूत संख्या जाटवों की है, इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो जाटवों की पार्टी है। वास्तव में बसपा की समस्या ये नहीं कि वो जाटवों की पार्टी बन के रह गई है। जी। बसपा की समस्या यह है कि बसपा अब जन आंदोलनों से दूर हो गई है और वो बाकी पार्टियों में और बसपा में कोई फर्क नहीं रह गया है। वो भी धनबल में, बाहुबल में यकीन करती है। इसलिए उसका जो जनाधार है, जब अब बाहुबल और धनबल के आधार पर चुनाव लड़ेंगे तो उसके लिए तो और बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको ही लोग चुनेंगे। बसपा की जब सरकार नहीं बन रही, उनकी सरकार बन सकती है, उनको चुनेंगे। तो बसपा को जो अलग रास्ता लेकर बसपा चली थी, उस रास्ते पे अगर नहीं आती है तो उसका जनाधार इसी तरह से कम होता जाएगा और उसके ऊपर तरह तरह के आक्षेप भी लगेंगे। उसको एक पार्टी से एक सिर्फ जाति विशेष से जोड़कर देखा जाएगा, या हो सकता है उसको और किसी संकीर्ण दायरे में सोचकर देखा जाएगा, या उसको जब भाजपा की बी टीम कहा जा रहा है तो ये भी उसका अवमूल्यन है। क्या भाजपा के और बसपा के मुद्दे समान हैं? क्या वो समान मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं? नहीं लड़ते हैं। इसलिए उसको बी टीम कहना उचित नहीं है। ये आप देखिए कि एक तरह से बसपा के पतन का समय है, बसपा के संकीर्ण होने का समय है, और इस पर आत्मावलोकन की जरूरत है। इस पे आत्मविचार करने की, पुनर्विचार करने की या मंथन करने की जरूरत है बसपा के भीतर कि कैसे हम अपनी पार्टी को फिर से पहले की तरह मजबूत कर सकते हैं। नहीं तो आपको लगता है क्या गलती हुई? क्या ये नारा भारी पड़ गया कि हाथी ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दौड़ा जाएगा? क्या बसपा ने जो अपने कार्य को छोड़कर तमाम वोटों पर फोकस करना शुरू किया, ये भारी पड़ गया बसपा को? बसपा से एक्चुअल में गलती क्या हुई? देखिए, जब बसपा की राजनीति शुरू हुई तो मान्यवर कांशी राम ने गांव-गांव जाकर के, ऑफिस ऑफिस जाकर के लोगों को जोड़ा था। गांव, शहर, कस्बे किसी को छोड़ा नहीं, हर जगह जाकर के लोगों को जोड़ा। तो उसकी शुरुआत हुई जनसंपर्क से, जन आंदोलन से। बसपा की कमी यह है कि ठीक बात है कि वो सारा जनसंपर्क और जन आंदोलन सत्ता हासिल करने के लिए था, लेकिन इसके बाद भी किसी पार्टी को जन आंदोलन से जुड़ा रहना चाहिए। आज भाजपा की सबसे बड़ी मजबूती उसके जन संगठन है, उसके सांस्कृतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है। आरएसएस जैसा दुनिया का शायद सबसे बड़ा संगठन, जो घर घर में जिसकी पहुंच है, ऐसा संगठन एक समय में बसपा के पास में उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत के राज्यों में
काफी जगहों पर, काफी घरों तक, काफी दूर तक उसकी पहुंच थी। उस जन आंदोलन से दूर होकर के बसपा अब धीरे धीरे सत्ता केंद्रित पार्टी बन गई। वो किसी तरह से भी राजनीति में और सत्ता में बने रहना चाहती हैं। तो ये आपको सत्ता में बने रहना है तो लोगों के दम पे ही बने रह सकते हैं। आप सिर्फ सत्ता सत्ता कह करके सत्ता में नहीं बने रह सकते। आप लोगों को, अगर लोगों से दूर हो जाएंगे, उनके मुद्दों से दूर हो जाएंगे, उनके आंदोलनों से दूर हो जाएंगे, तो कैसे वो जन समर्थन आपको प्राप्त होगा। तो बसपा की सबसे बड़ी सीमा या सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसने धीरे धीरे स्वयं को जन आंदोलनों से दूर कर लिया और अब वो बाकी पार्टियों जैसी पार्टी बन गई। और बाकी पार्टियों में जो उसका पार्थक्य था, जो उसकी डिफरेंस थी, जो होता है हमेशा एक डिफरेंस की जरूरत होती है, एक यूनिकनेस की जरूरत होती है, वो उसकी जो अद्वितीयता का भाव था वो खत्म हो गया। और अब दलित राजनीति में भी आप देख रहे हैं कि दलित राजनीति में उनसे ज्यादा रेडिकल किस्म के जो चंद्रशेखर रावण हैं वो आ गए हैं, जिग्नेश मेवानी आ गए हैं, और ऐसे असंख्य लोग हैं जो दलित राजनीति का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं। तो एक समय था जब पूरे दलितों ने बहन जी के ऊपर अपनी आस्था जताई थी, अपना विश्वास जताया था, लेकिन अब उनको लगता है कि बहन जी शायद उनका नेतृत्व करने के लिए उतनी सक्षम नहीं है। अब उनको नए नेतृत्व की आवश्यकता है, इसलिए दलित वोट बैंक अब बिखर गया है। जो एक समय में एकजुट होने की दिशा में था, वंचित लोग एकजुट होने की दिशा में थे और वो बहन जी पर अपना विश्वास जता रहे थे, वो विश्वास धीरे धीरे टूटता जा रहा है, इसीलिए बसपा कमजोर हो रही है। नहीं तो आपको क्या लगता है पहली पसंद कौन है? राहुल गांधी भी तो कोशिश करते नजर आते हैं। आपने दो नाम लिए, चंद्रशेखर आजाद के, जिग्नेश मेवानी के। राहुल गांधी कोशिश करते नजर आते, लेकिन हरियाणा में तो फलीभूत हुआ नहीं। कुमारी सैलजा की वजह से ऐसा लगता है कि वहां पे दलितों ने एक तरीके से साथ नहीं दिया कांग्रेस का। आपको क्या लगा? और बीजेपी भी एक कंटेंडर है इस वोट बैंक को लेकर। वोट बैंक शब्द हालांकि उचित नहीं है इस समुदाय के वोट को लेकर। आपको क्या लगता है कि क्या कौन है पहली पसंद अब की स्थिति में, अगर मायावती नहीं है तो? देखिए, दलितों के साथ में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि उनको बहुत लंबे समय से शोषण और उत्पीड़न झेलना पड़ा है और वे किसी भी तरह से शोषण और उत्पीड़न से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अगर उनकी पहली चॉइस तो हमेशा से दलित समाज से आया हुआ नेता ही होगी। दलितों की अपनी विशेष पार्टी या वंचितों की कोई पार्टी होगी, कोई नेता होगा, वो उनकी पहली पसंद होगी। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्रीय स्तर का या राष्ट्रीय स्तर का उतना बड़ा कोई चेहरा नहीं दिखाई पड़ता जो दलितों का, वंचितों का प्रतिनिधित्व कर सके। ऐसे में दूसरा और तीसरा विकल्प उनको चुनना पड़ रहा है। दूसरा और तीसरा विकल्प क्या हो सकता है? दूसरे और तीसरे विकल्प वो हैं जो सत्ता बना सकते हैं, और सत्ता में निश्चित तौर पर अगर किसी की सत्ता बनेगी और सत्ता के हम करीब रहेंगे तो हमें जो शोषण और उत्पीड़न का इतिहास है उससे निकलने का मौका मिलेगा। यानी कि जो मान लीजिए कोई कोई भी व्यक्ति है, कोई समूह है, कोई समुदाय है, और वो समुदाय चाहता है कि उसको विशेष अधिकार प्राप्त हो, उसको नौकरियां मिले या उसको कोई और लाभ हो किसी भी तरह का, सत्ता से जो जो लाभ हो सकते हैं। तो अब जब अपने समुदाय का कोई नेता ही नहीं है तो जो जिन समुदायों की, जिन पार्टियों की, जिन विचारधाराओं की सरकारें बनने की संभावना है, उन सब में यकीन करना अब वंचितों की, दलितों की मजबूरी है। और वो उनमें यकीन कर रहे हैं, उनके साथ जुड़ रहे हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर हम भाजपा के साथ जुड़ जाएंगे तो शायद हमको नौकरी मिल जाएगी या हमको कोई और आर्थिक लाभ मिल जाएगा, राजनीतिक लाभ मिल जाएगा, और हम अपने शोषण और उत्पीड़न के इतिहास से बाहर आ सकेंगे, उससे मुक्त हो सकेंगे। इसलिए अब वो हर तरफ उम्मीद की नजर से देख रहे हैं कि जहां से उनको जो लाभ मिल सकता है, वो लाभ जो सत्ता से जो जो भी लाभ मिल सकते हैं उनको लेने के लिए वो कभी भाजपा के साथ हो जाएंगे, कभी कांग्रेस के साथ हो जाएंगे। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि उनकी पहली पसंद कोई बहुजन नेता ही होगा, बहुजन नेतृत्व भी होगा, जो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग भी तो हैं। चंद्रशेखर आजाद जी हैं, रेडिकल हैं, लेकिन उनका दायरा बहुत सीमित है। अभी उनको पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत या उत्तर भारत में अपना विस्तार करने में समय लगेगा। अभी उनको बहुत सारी जनसभाएं करनी होगी, बहुत बड़ा जनसंगठन खड़ा करना होगा। चंद्रशेखर आजाद रेडिकल हैं और दलित उनमें अपना विश्वास जताते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की पार्टी इतनी बड़ी नहीं है अभी, उनका संगठन इतना बड़ा नहीं है कि वो हर जगह पर, हर जिले में, हर विधानसभा में पहुंच सके और वहां पर एक विकल्प दे सके और एक अच्छा विकल्प दे सके। अब चंद्रशेखर आजाद भी क्या कर रहे हैं कि उनको एक जैसे उनको भी ये देखना चाहिए कि ठीक है, जब पार्टी बड़ी होने लगती है या आप कुछ सफलता प्राप्त करने लगते हैं तो बड़ी सतर्कता की आवश्यकता होती है।
तो वो किन लोगों के साथ में समझौता कर रहे हैं, किन लोगों के साथ में, किन के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, किन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इसमें बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। और वो अभी ये फैसले मेरे ख्याल से उतना सोच समझ के नहीं कर पा रहे हैं। अभी उनको सिर्फ आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो अगर इस तरह से आगे बढ़ने का सिर्फ जुनून होगा तो उससे जो वंचितों के मसले हैं वो राष्ट्रीय राजनीति में नहीं आ पाएंगे। जिस बात के साथ चंद्रशेखर ने शुरुआत की उसी पे टिके रहना चाहिए। थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए और अपने संगठन का विस्तार करना चाहिए। अपने आसपास के जिलों में, पूरे राज्य में और राज्य के बाहर लोग उनसे बड़ी उम्मीद कर रहे हैं कि वो दलितों के मसले पे जब आकर के खड़े होते हैं और मजबूती से अपनी बात रखते हैं, और अब तो वो संसद में भी अपनी बात रख रहे हैं, तो इससे लोगों को बड़ी उम्मीद जगती है कि भाई हमारा कोई आदमी है जो हमारी बात संसद तक पहुंचा सकता है। तो अगर इसी जज्बे के साथ में वो गांव गांव में जाएंगे, अपना जैसे अभी पार्लियामेंट नहीं चल रही है तो ऐसे टाइम पे उनको जी। चाहिए कि वो जगह जगह पर जाकर के और अपने संगठन का दायरा बढ़ाए और लोगों को उसके साथ में जोड़े। तो निश्चित तौर पे वो एक नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, आखिरी कमेंट, आकाश आनंद, क्या वो बसपा को आगे ले जा सकते हैं? क्योंकि बहुत कोशिशें कर रहे हैं वो, लेकिन कोई सफलता तो उस तरीके की बसपा को मिल नहीं रही है। एक विधायक की पार्टी रह गई है बसपा। देखिए, आकाश आनंद की समस्या ये है कि उनके ऊपर वो अपना वास्तविक कोई आप कह सकते हैं कि उनका वास्तविक चेहरा हम देख पाते उससे पहले उनके ऊपर हमने एक आवरण चढ़ा दिया है कि अच्छा वो बहन जी के रिलेटिव हैं और वो एक इम्पोर्टेड टाइप में, जैसे कि कोई जन आंदोलन से ना निकल करके सीधे उनको बना दिया गया है। पैरासूट लैंडिंग। इसलिए इसलिए समस्या ये है कि वो अभी कुछ करेंगे तो उनके मूल्यांकन के लिए समाज को अभी समय चाहिए। उनको अच्छा खासा वक्त देना पड़ेगा। और जिसकी उम्मीद हम चंद्रशेखर रावण से कर रहे हैं वही वही उम्मीद हम आकाश आनंद से भी करेंगे कि ये तो एक बहुजनों के हित की बात है कि वो इस हित को कितना साध पाते हैं, इसके लिए कितना काम कर पाते हैं। तो उनको जमीनी स्तर पर जाना पड़ेगा। जो बहन जी जो गलती कर चुकी हैं, कर रही हैं, उससे उसको उस त्रुटि सुधार की अभी आवश्यकता है। और हम जन आंदोलनों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, उनके मुद्दों के लिए लड़ेंगे। आप देखिए कि पूरे उत्तर भारत में जगह जगहों पर दलितों के साथ में इतनी हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। उन हिंसा की घटनाओं में क्या सभी जगहों पर आकाश आनंद दिखाई पड़ते हैं या ज्यादातर जगहों पर भी दिखाई पड़ते हैं? नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो जब तक उन वंचितों के साथ में, जिनके साथ में ज्यादतियां हो रही है, अभी आप तो सफल हो गए या मान लीजिए आपको कुछ मिल गया है, आप मजबूत स्थिति में हैं, तो आप, लेकिन जो लोग पीछे छूट गए हैं, क्या उनके साथ आप खड़े हैं? उनके कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होने वाला एक व्यक्ति चाहिए, उनको ढांढस बनाने वाला एक व्यक्ति चाहिए, उनको उस न्याय की लड़ाई में साथ खड़े होने वाला व्यक्ति चाहिए, जो अभी आकाश आनंद नहीं बन पाए हैं। वो चंद्रशेखर रावण भी बन सकते हैं, वो आकाश आनंद भी बन सकते हैं। जो जमीन पर जाएगा, जो आम लोगों के साथ संवाद करेगा, उनके संघर्षों में साथ खड़े होगा, तो निश्चित तौर पे उसी से वंचित उम्मीद करेंगे और उसी को अपने नेतृत्व के रूप में स्वीकार करेंगे। अब ये चुनौती है कि वो कौन होगा। बिल्कुल, एक चुनौती है कि आखिर कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी एक सवाल है, आपको क्या लगता है, क्या बसपा बीजेपी की बी टीम है या वो खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है? जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।